नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी हो तो इसे एक संयोग समझे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज मेरी शादी थी। हर लड़की के अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वह अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है, लेकिन मेरी शादी सब शादी से अलग थी। मैंने लड़की को देखा तक ना था। यह शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी, मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मजबूरी की दुल्हन, सादा सा जोड़ा पहने, एक आम सी दुल्हन। आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे, इससे शादी मत करो, वह पागल है, साइको है। तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल के इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से मेरा गला सूखा जा रहा था। मैं अपनी घबराहट रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा पति अंदर आया और मैं थोड़ा सिमट गई। वह आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना घूंघट खुद ही पलट दिया। मगर जैसे ही मेरी नज़रें उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और अपने होश खो बैठी। उसने भी चौंक कर अजीब नज़रों से मुझे देखा और बहुत देर तक टकटकी लगाए मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और न जाने उसे क्या हुआ। वह एकदम से कमरे से उठकर छत पर चला गया। मेरा नाम साक्षी है। मेरा परिवार एक गरीब परिवार है। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और एक छोटा भाई भी है। भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके मुंबई की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से हों, और यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आए थे। इसलिए मैं सबसे अलग रहा करती थी, ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी और अपने ही में मगन रहा करती थी। बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था, उनके साथ कभी कभी स्टडी की डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों दिल्ली से एक लड़का अभय हमारे कॉलेज में आया। उसके आते ही पूरे कॉलेज में चर्चा होने लगी। वह बहुत हैंडसम था। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर मरने लगी थी। मैंने भी जब पहली नज़र में उसे देखा तो अपना दिल दे बैठी थी, लेकिन मेरे लिए उसे पाना चांद को पाने जैसा था। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि देखते ही पता लगता था कि किसी रईस घर से ताल्लुक़ रखता है। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने फीलिंग को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब नए ग्रुप बने तो अभय मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर यह होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार अभय मेरे नोट भी बना दिया देता था। वह हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता, असाइनमेंट में मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वह बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझे कहने लगी कि अभय तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस अभय के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था, इसलिए उसको पाने की मैं सोच भी नहीं सकती थी। कहाँ वो एक अमीर घराने का लड़का और कहाँ मैं एक गरीब परिवार से आने वाली लड़की। हम दोनों का मेल बहुत मुश्किल था, और वह क्यों मुझसे प्यार करता, किस वजह से करता। वक्त यूं ही गुजरता गया, मुझे खबर ही नहीं हुई। न मैंने कभी अभय से प्यार का इजहार किया और ना ही कभी अभय ने मुझे कोई ऐसा इशारा दिया कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ हो। आज यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज अभय नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों वह नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, तब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और आज आखिरी दिन मैं उसे देख भी ना पाई और ना ही मिल पाई। मैं बड़े बूझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आ गई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था।
कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकान उतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद जैसे ही मैं घर में आई, मुझे क्या पता था ज़िंदगी एक अलग मोड़ मेरे लिए सामने लेकर खड़ी है। ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर आने लगा। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वह कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही, साथ ही टेस्टों के दौरान पता चला कि पिताजी के इलाज में काफ़ी पैसा लगेगा और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते थे। सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के पिताजी को घर ले आए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा। पिताजी अब ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। वह बहुत कोशिश करते कि काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझसे चोरी से वह काम पर चले गए तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। पिताजी खुद भी कहने लगे कि जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता। घर में मौजूद जितना भी राशन था वह ख़त्म होने को आ गया। जितना जमा पूंजी थी वह भी थोड़ी थोड़ी करके ख़त्म होने लग गई। हमने घर भी बदल दिया, एक कम किराए पर छोटा घर ले लिया। माँ का ऑपरेशन चेहरा देखकर मैं परेशान हो जाती थी। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वह काम करेगा, तो मुझे ही बाहर काम करने निकलना पड़ा। पहले तो पिताजी की सब्जी की रेडी निकाल कर घर के बाहर लगा ली। रोज़ सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से ताज़ा सब्जी ले आती और घर के बाहर रख कर बेचती थी, लेकिन इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाते। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते, इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही और मैं पिताजी से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो रहा था। उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और अब एकदम हालात के पलटने की वजह से वह सब अधूरे रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैंने अगले ही दिन अलग अलग जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगाया, उसमें बहुत जगह पर अप्लाई किया, लेकिन पूरा 1 महीना नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे नौकरी भी नहीं मिली। इंटरव्यू की कॉल आती, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता जैसे वहाँ पर पहले ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और यह इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन्हीं दिनों मुझे एक जगह पर मेरी नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी और फ़ौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए कुछ ही दिन गुजरे थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, साक्षी, क्या तुम अपने काम और उससे मिलने वाली सैलरी से खुश हो? मुझे उनका सवाल बहुत अजीब लगा था, लेकिन मैं ना तो हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। लेकिन फिर हिम्मत करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वह कुछ देर मुझे अजीब सी नज़रों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वह कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या कह रहे हैं। मेरी उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और पूछा, किस खुशी की बात कर रहे हो? तो वह बड़ी कमीनी सी हंसी हंसते हुए कहने लगे कि आप समझदार हैं, समझ सकती हैं, इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने को डरती हैं। मैं थूकती हूँ तुम पर और तुम्हारे काम पर। मैं गुस्से से यह कहती हुई ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वह बस मुझे आवाज़ ही देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं थी। मैं यही सब सोचते हुए सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक घर तो जाना ही था। घर पहुंचकर माँ ने परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ साक्षी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ की पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच सच बता दी। माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और हौसला दिया। वह कहने लगी, बेटा, अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। माँ ने इसके बाद मुझे बहुत समझाया, पर मैं अब काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले से नई जॉब देखने लगी और फिर जल्दी ही मेरी किस्मत से मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह नौकरी
पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी, सैलरी भी ज़्यादा थी और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी थी। मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी यहाँ पर काम करते हुए। मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी हेड को देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। उसे कोई पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे देखा नहीं था। शायद वह ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती। लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी, उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी, तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बॉस की यह बात अच्छी नहीं लगी। ना जाने उनके बेटे में क्या कमी थी कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर बराबर यह बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार फिर पिताजी ठीक हो जाएं तो हमारी सारी परेशानी हल हो सकती है। और फिर कौन सा यह सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। मैंने इस बात के लिए काफ़ी सोचा। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुए और उसी समय उन्होंने रविवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया। मैंने घर आकर माँ से बात की तो माँ सुनकर शौक में चली गई। वह मुझसे खफा हो गई। पिताजी का रवैया भी माँ से अलग नहीं था। वह भी बहुत नाराज़ हुए। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना कर दिया। लेकिन अब मैं तय कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात, मुझे उन पैसों का लालच था जिससे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। माँ पिताजी 1-2 दिन नाराज़ रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने समझाने की हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार का दिन आ पहुंचा। सादे से फंक्शन में हमारी शादी हो गई। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंक जरूर गई थी। लेकिन उसके नाम के तो बहुत से लोग होते हैं। अब यह अभय अभय वह बिल्कुल तो नहीं हो सकता। उसके आने से तो मेरा दिल धड़क जाता था, जबकि यह तो न जाने कौन पागल और साइको था। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में पति और ससुर के अलावा कोई नहीं था, तो इसलिए स्वागत करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। मुझे सीधा मेरे कमरे तक पहुंचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी, सिमटी हुई, घबराई हुई और न जाने क्या क्या विचार मेरे मन में आ रहे थे। न जाने कैसा पागल लड़का है, न जाने कैसा साइको लड़का है। लेकिन जैसे ही वह मेरे कमरे में आया, मैं उसे देखकर चौंक गई। वह भी मुझे देखकर एकदम से चौंक गया और तुरंत टेरेस पर चला गया। थोड़ी देर बाद लौटकर वह कमरे में आया और रोने लगा। मैं अभय की तरफ देख रही थी। वह बड़ी गहरी और प्यार भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुकाया था, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो, तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है। मेरी बात सुनकर अभय ने गहरी सांस ली और वह कहने लगा, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ कॉलेज में एंटर होते ही मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन करने वाली लड़कियाँ जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, तुम उनसे बिल्कुल अलग नज़र आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप से पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दुपट्टा लिया हुआ था और सीधी सादी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें ही देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वह सिर्फ वक्त गुजारने के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा और मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना है। और यह सोच आते ही प्यार जैसे दिल में उतर गया। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों पापा की तरफ से मुझे शादी का प्रेशर पड़ने लगा। दरअसल मुंबई से पापा ने मुझे इसलिए ही बुलाया था। मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बताया, लेकिन स्टेटस के फ़र्क की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वह अपने ही जैसे किसी बिजनेसमैन क्लास की फैमिली में मेरा रिश्ता करना चाहते थे।
जिससे वह अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सके। मैं उनसे बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और एक जगह मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हें कोई उम्मीद नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी में नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से कर दी थी। मैंने पापा की मर्ज़ी के आगे तो सर झुका लिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा था। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती। वह मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता था। और फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत नाउम्मीद हो गया और अब इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें कहाँ से ढूंढूं। इसके बाद मैं जैसे खुद से ही दूर हो गया था। अपने मंगेतर के साथ मेरा झगड़ा हो गया। वह मुझे किसी फंक्शन में ले जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया था कि वह मुझे बार बार तंग ना करे। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा, वरना उनके बिजनेस को भी नुकसान था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो उस लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे में हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए। फिर पापा ने एक और जगह मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ समय दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्द ही वह हमारी शादी पक्की कर दें। लेकिन मैं फिर घर में पड़ा रहता। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते रहते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। कुछ वक्त बाद अब पापा को भी मेरी चिंता होने लगी थी। वह मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब तो वह बिज़नेस की फ़िक्र में लगे थे और मेरा ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। मैंने पापा को साफ मना कर दिया था कि अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, ना ही मुझे शादी करनी है। मुझे कुछ वक्त दें। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभलने का वक्त दिया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। पापा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया से अलग और दुनिया से उचाट देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। अक्सर वह मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुला लेते ताकि मैं खुश रहूं, लेकिन मैं उस वक्त थोड़ा बहल जाता और फिर बाद में उसी हालात का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पापा की बात मानकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले में भी गया, वहाँ से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया वह बहुत गलत निकला। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए क्या पूछताछ करता। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी नहीं थी और ना ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना ख़त्म हुआ पापा ने मुझे तुम्हारा पूछा तो मैंने पापा से कहा कि वह जिस भी लड़की से मेरी शादी कर दे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैंने इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। रविवार को तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। रविवार को मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका ज़रूर था, मगर साक्षी नाम की लड़कियां ना जाने कितनी इस दुनिया में होंगी, यह मैं सोचकर रह गया। और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर मैं हैरान हो गया। शायद भगवान ने हमारा मिलन लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जोड़ना था। और देख लो, आज हम एक दूसरे के हो गए। अभय ने ये कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह मैं और अभय बहुत खुशी से अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले से लगा लिया। उनकी आंखें भीग गई। शायद वह भी अभय की हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में थे और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा।
अब हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। अभय मुझे थोड़ी देर बाद हर चीज़ उठाकर दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से अभय को देख रहे थे। सिर्फ मैं और अभय सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने और अभय ने एक दूसरे से वादा किया कि यह बात हम किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं ही वही लड़की हूँ जिससे अभय शादी करना चाह रहा था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वे हमें खुश देखकर बहुत खुश थे। तभी अचानक अभय पापा से कहने लगे, पापा, मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने साक्षी को मेरी ज़िंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकती थी। अभय यह कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गई। वह कितनी देर तक अभय को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ एक नई वीडियो में।